हो गया। तो कल का क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल रहेगा तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, और हम लोग कल के क्लास में अपने आप को कॉन्स्टेंट नहीं किए थे कि 1D है, 2D है, 3D है। एक जनरल वेक्टोरियल फॉर्म में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, राइट? तो वेक्टोरियल फॉर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व करना आर मोर एंड मोर जनरलाइज फॉर्म, राइट? अब दूसरा कैटेगरी क्या हो सकता है? इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। बट यकीन कीजिए कि अगर एक्सेलरेशन देकर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो किसी सर्टेन टाइम पे मुझे कंडीशन देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व। कल का क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, अटेंड किए थे कल का क्लास काइनेमेटिक्स का? नहीं तो वहाँ से ही आपको समझ में आएगा। काइनेमेटिक्स का आप मेकअप ग्रुप में हैं तो आज क्लास के बाद मिलिए, वहाँ पे सारा आईडी शेयर होते रहता है। ज़्यादा लॉस नहीं है, शायद थर्ड या फोर्थ लेक्चर ही है। तो इफ़ ए इज कांस्टेंट तो ऑब्वियसली टी नोट पे, टी नोट क्या हो सकता है सर? कुछ भी, राइट? ये मेरी मर्जी है कि मैं टी नोट पे कोई कंडीशन दूंगा। तो मान लेते हैं कि टी नोट पे दिया हुआ है पार्टिकल का वेलोसिटी और टी नोट पे पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, करेक्ट? तो आप लोग को क्या सिखाया गया है? डेरिवेशन के अंदर ही सॉल्यूशन रहता है प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले स्टार्ट तो ऐसे करते थे, A = dV/dt। और आप लोगों को कल एक प्रॉब्लम भी दिए थे, उसको आराम से आज या कल में बना लीजिएगा, या बना भी लिए होंगे। देन dV = क्या लिखेंगे? A dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये आप लोग को पता है कि इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है? T। एक दोनों वेरिएबल नहीं रहता है, ये नोन है और ये क्या है? एनी टाइम T, अननोन वेरिएबल। वैसे ही टी नोट पे जो आपका वेलोसिटी रहेगा U, और ये क्या रहेगा? V। ये वेलोसिटी है टी नोट पे, ये वेलोसिटी है T पे, करेक्ट? तो dV का इंटीग्रेशन क्या होगा? V। लोअर लिमिट क्या रहेगा? अपर लिमिट क्या रहेगा? V। और वी नो दैट किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को वी कैन टेक आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, इनसाइड द इंटीग्रेशन, बाहर ला सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये और भी आसान फॉर्मेट हो गया हम लोग के लिए, करेक्ट? क्योंकि मेरा कंडीशन ये क्या है? तो ए को अगर बाहर लाते हैं तो dt T0 से T, इसका पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा? V - U। बोलिए फास्ट। डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे, मतलब A डेल्टा T, करेक्ट? देखिए कितना बढ़िया इक्वेशन डेवलप हो गया है, करेक्ट? इस इक्वेशन के अंदर तीनों है, कौन कौन सा? V को आप लिख सकते हैं Vxi + Vyj + Vz के। U को क्या लिख सकते हैं? Uxi + Uyj + Uz के। दिस इज द वेक्टोरियल इक्वेशन, राइट? दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। एक साथ तीनों मोशन का इक्वेशन लिखा हुआ है।
v इक्वल टू यू प्लस ए डेल्टा टी के बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, ए डेल्टा टी ई, हाँ ये लिखा हूँ। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस ले रहे हैं जो जनरली जो आप लोग फेस करते रहते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन इज दिस वन, राइट? इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज लोअर लिमिट जीरो हो? नहीं, इसलिए दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। बट यहाँ पे मान लिया कि अगर टी नोट जीरो है, इफ़ टी नोट जीरो, तो इसके अंदर तो टी माइनस टी नोट है ना, तो टी नोट जीरो रहेगा तो सिर्फ टी नजर आएगा, राइट? अब यहाँ पे सपोज कीजिए इसको हटा रहा हूँ, लिखते जाइएगा। और अगर ए कांस्टेंट है तो ए तीनों क्वांटिटी भी कांस्टेंट रहेगा। ए कांस्टेंट है तो उसके अंदर सारा क्वांटिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आप इसको i को i के साथ अगर ऐड करेंगे तो आपको यही तो नजर आएगा। i वाले टर्म को हम लोग i के साथ ऐड कर रहे हैं, टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी जे कैप। देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ, दिस व्हाट द पावर ऑफ वेक्टोरियल इक्वेशन। वेक्टोरियल इक्वेशन वाज द मोर एंड मोर जनरलाइज। अब आप क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट के साथ इक्वल करते हैं, ऐसा रूल है। किसी भी वेक्टोरियल लेफ्ट इसके बीच में इक्वल का साइन है ना, तो दो इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो इसका i का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू i का कोफिशिएंट, इसका j का कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? j का कोफिशिएंट। तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, है ना? फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। फिर क्या लिख सकते हैं वी जेड इक्वल टू यू जेड प्लस ए जेड इंटू टी, करेक्ट? इसके अंदर ये तीनों इक्वेशन था, करेक्ट? यहाँ तक आ जाइए, ठीक है ना? हालांकि जनरली हम लोग इस फॉर्मेट में यूज नहीं करते हैं, करेक्ट? और आपकी मर्जी है। जस्ट मैंने एक कांस्टेंट से क्या हम लोग को बेनिफिट हो सकता था वेक्टोरियल फॉर्म में, लेकिन वेक्टोरियल फॉर्म में इक्वेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड का होना पड़ेगा। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा इसमें सारा सिस्टम है, एक्स मोशन भी है, वाई मोशन भी और जेड मोशन, तीनों मोशन एक साथ चल रहा था, करेक्ट? तो देखिए अब हम लोग एक कांस्टेंट के लिए ज़्यादा बेटर है कि जिस फॉर्मेट में हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस फॉर्मेट में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो गया? यहाँ पे कुछ नहीं था, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, वी जेड इक्वल टू यू जेड प्लस ए जेड इंटू टी। चलिए स्टूडेंट,
मैंने अपने टॉपिक का हेडिंग ही बना दिया, रेक्टेलिनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर मोशन वन डायमेंशनल मोशन है और कार्टेशियन सिस्टम में अगर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स, क्लास एटलीस्ट सुबह का आते रहिएगा ऑफलाइन, बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एटलीस्ट वन ऑफ द एटलीस्ट मतलब 3 कोऑर्डिनेट में से कितना कोऑर्डिनेट चेंज होगा टाइम के साथ? 1। बाकी 2 कोऑर्डिनेट 0 नहीं बोलना है, कांस्टेंट रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या रहेगा? वही मैंने डिफिनेशन भी दिया वन डायमेंशनल मोशन का, राइट। तो लेट अस सपोज, लेकिन जो मैं सपोज कीजिए कि मेरा वन डायमेंशनल मोशन में से मेरा मोशन है एक्स मोशन। कैसा? एक्स मोशन। तो जो एक्स मोशन के लिए इक्वेशन डेवलप होगा वही तो वाई मोशन के लिए इक्वेशन रहेगा। वही इक्वेशन क्या करेंगे बाद में? जेड मोशन के लिए बना लेंगे, राइट। लेट मोशन इज एक्स मोशन, ठीक है। अभी यहाँ देखिएगा मेरा मोशन क्या है, फिर से सेम स्टोरी है स्टूडेंट। अब इस यहाँ से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मेडिकल वाले बच्चे खास करके। यहाँ भी भाई 2 ही बात हो सकता है ना। अब एक्स मोशन दिया हुआ है तो कितने टाइप का इसमें एक वन डायमेंशनल मोशन में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना भी आपको इधर उधर देखना है, इसी 2 कैटेगरी में आपको प्रॉब्लम मिलेगा। एक्स मोशन में पहला कैटेगरी क्या रहेगा? एक्स गिवन रहेगा, एक्स का एक्सप्रेशन दिया रहेगा और पूछा क्या जाएगा? वी एक्स नहीं तो एक्स। अब वी एक्स का एवरेज वी एक्स या इंस्टेंटेनियस वी एक्स या एक्सेशन का एवरेज एक्सेशन, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। तो एक्स गिवन रहेगा, मान लेते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और आपसे अगर वी एक्स पूछेंगे तो क्या कीजिएगा? डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। और दूसरा कैटेगरी क्या रहेगा? एक्स गिवन रहेगा, करेक्ट। और एक्स गिवन रहेगा तो उसका 2 कैटेगरी, बात नहीं करना है। वन ऑफ द कैटेगरी क्या रहेगा? एक्स कांस्टेंट हो, और इसी कैटेगरी के लिए आप ज़्यादा फैमिलियर हैं। आपने जितना भी अभी रेस्ट एंड मोशन में जो इक्वेशन 3 जानते हैं, ओनली फॉर दिस कैटेगरी। और बट इस कैटेगरी का भी क्वेश्चन आता है, एक्स इज व्हाट। एकदम यहाँ देखिए स्टूडेंट 11th क्लास के बच्चे, मत क्लास यहाँ से मिस कीजिएगा। अब यहाँ से मेन क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्स वेरिएबल, इसका मतलब इतना कैटेगरी को हम लोग को डील कर लेना है, और इसी के अंदर सारा ग्राफ वगैरह आ जाएगा। और आपका क्वेश्चन ग्राफिकल आता है लेकिन बहुत आसान रहता है। जितना ग्राफ मैं यहाँ पे डील कर दूंगा, और मैथमेटिकल टूल में भी आपको थोड़ा बहुत ग्राफ पढ़ा दिया है, तो मैथमेटिकल टूल में उतना मैंने ग्राफ ले लिया है, उससे ज़्यादा मोटा मोटी उससे काम चल जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ग्राफ आएगा या एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, उसको यहाँ पे हाथों हाथ डील करूँगा साथ साथ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहले फर्स्ट कैटेगरी का डील करते हैं। और ऑब्वियसली ये मेरा मोशन एक्स मोशन है, तो एक्स तो वेरिएबल रहेगा ही रहेगा, और एक्स वेरिएबल नहीं रहेगा तो इसका क्या एक्स मोशन बोलेंगे? क्योंकि डिफिनेशन को ही सेटिस्फाई फिर नहीं करेगा। इफ मोशन इज एक्स मोशन देन डैम श्योर एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद टाइम। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर एक्स गिवन है तो वी एक्स के लिए क्या करेंगे? तो इसमें 2 ही बात हो सकता है ना, या तो एवरेज वी एक्स नहीं तो इंस्टेंटेनियस वी एक्स। एवरेज वी एक्स ऐसे देता हूँ साइन में, तो एवरेज के लिए तब क्या लिखेंगे स्टूडेंट? मतलब x2 माइनस x1 और डिवाइडेड बाई फार्मूला पकड़ के रखना है t2 माइनस t1। एक फार्मूला तो ये रहेगा, लिखते जाइए। जो भी फार्मूला रहेगा वो आपका शॉर्ट नोट्स में रहेगा। शॉर्ट नोट्स में फार्मूला और एक आध लाइन लिखिएगा, की पॉइंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो बल्कि हो जाएगा। और अगर इंस्टेंटेनियस वी एक्स निकालना रहेगा तो
तब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई dt। इसका मतलब है, यहां देखिए, इसका मतलब है कि x का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव गिव्स व्हाट, vx। x का फर्स्ट डेरिवेटिव गिव्स व्हाट, मैथमेटिक्स में तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ज्योमेट्रिकली इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ x वर्सेस टाइम, और फिजिक्स में इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट। दिस इज द क्वालिटी ऑफ dx बाई dt। तो एक लाइन लिखिए तो यहाँ पे, स्लोप ऑफ x वर्सेस t बोल सकते हैं ना अब यहाँ पे मैथमेटिक्स मिलाकर, dx बाई dt का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप किसका वर्सेस किसका, x वर्सेस t का। स्लोप ऑफ x वर्सेस t गिव्स vx एट एनी टाइम t। स्लोप ऑफ x वर्सेस टाइम आज के बाद क्या देगा, vx देगा, करेक्ट। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां देखिए, एक किसका वर्सेस किसका ग्राफ है, यहां पे स्लोप कितना, अगर पॉइंट, इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट का नाम a है तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, 0, और स्लोप का मतलब यहाँ पे dx बाई dt, मतलब dx बाई dt 0 है, और उसका फिजिक्स में मीनिंग क्या है, इसका मतलब इस पॉइंट पे पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, करेक्ट है ना। व्हाट अबाउट एट पॉइंट बी, यहाँ पे स्लोप क्या है, तो ये पॉइंट बी पे स्लोप, अगर सिर्फ साइन बताइए, वैल्यू नहीं, स्लोप बोल सकते हैं पॉजिटिव है, करेक्ट। और स्लोप का एक्सप्रेशन क्या था, dx बाई dt, और उसका फिजिक्स में मीनिंग क्या था, इसका मतलब है कि b पे vx क्या है, पॉजिटिव, और अगर vx पॉजिटिव है तो पार्टिकल मूविंग अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक मिनट यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरा पोडियम है और इस तरफ को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, करेक्ट, क्या मान रहा है, और मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ। इफ़ आई एम मूविंग टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट घटेगा या बढ़ेगा, और एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज होने के लिए इज इट कंपलसरी कि मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के जोन में ही रहूँ, नहीं समझे मेरी बात को। यहाँ देखिए, मेरा यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और मैं यहाँ पे हूँ, और मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन ये है, तो मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, निगेटिव एक्स एक्सिस के पॉइंट पे। तो मैंने ये थोड़े बोला कि मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कहाँ पे हूँ, मैंने बोला डायरेक्शन। अब मैं अगर अभी मैं x इक्वल टू -4 पे हूँ एंड आई एम मूविंग टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अब थोड़ा देर मूव करने के बाद मैं x इक्वल टू -2 पे आ गया, तो मेरा x कोऑर्डिनेट डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, x कोऑर्डिनेट को अलजेब्रिकली सोचिएगा, कैसे सोचना है, यस, x तो अलजेब्रिक क्वांटिटी है ना, तो उसका वैल्यू भी अलजेब्रिक सेंस में बड़ा और छोटा सोचना है। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसका एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा, राइट। और कोई भी, तब इसका उल्टा बोलिए कि यार किसी भी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है मतलब पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, और अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो उसका vx क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो मान लेते हैं कि लेट अस सपोज अगर मुझे स्लोप का बिल्कुल ज्ञान नहीं भी रहता तो ग्राफ तो सब कुछ बोलता है ना, बस ग्राफ को आपको थोड़ा सा पढ़ने के आना चाहिए। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से ये है T1, ये है T2 और ये है T3। अगर T1 से T2 के बीच में अगर आप एनालाइज करेंगे बिटवीन T1 एंड T2 एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ए है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ए है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कब,
जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, अब पार्टिकल जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो ऑब्वियसली उसका वी एक्स पॉजिटिव होगा। तो ये तो ऐसे भी लॉजिक था। इसके बाद T2 से T3 के बीच में एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। कब घटेगा भाई? जब पार्टिकल पीछे मुड़ कर आएगा, किधर मूव करेगा? अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। और पार्टिकल जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ और अब आ रहा है निगेटिव एक्सिस से, तो अचानक से मुड़ के पीछे तो नहीं भागेगा, फिजिक्स में अलाउड नहीं है। इसका मतलब मोमेंटली कम्स इनटू व्हाट? रेस्ट। मोमेंटली कम्स इनटू, फॉर एग्जांपल इस मार्कर को अगर यहाँ देखिएगा, इस मार्कर को ऊपर फेंकते हैं, करेक्ट, तो और ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस ले रहा हूँ, तो पहले इसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ते रहेगा तो वी वाई पॉजिटिव, लेकिन कहीं पे आगे कम्स इनटू रेस्ट, मोमेंटली क्या होगा? कम्स इनटू रेस्ट। और रेस्ट में आने के बाद फिर वापस किधर आएगा? नीचे। नीचे आएगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नहीं, माइनस नहीं होगा। मैंने ये नहीं बोला कि माइनस होगा, डिक्रीज मैं बोल रहा हूँ, बातों को समझिए। मैं माइनस बोल रहा हूँ या डिक्रीज? डिक्रीज करेगा वाई कोऑर्डिनेट, मतलब पार्टिकल मूविंग अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब वी वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट, आज के बाद ऐसे भी सोचिएगा चीज़ों को, देखिए कॉन्सेप्ट जब धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होगा ना, तो हर एंगल से आप चीज़ों को एनालाइज कर लीजिएगा। तो आज के बाद कोई भी कोऑर्डिनेट अगर इंक्रीज करता है, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट, मैं तीनों कोऑर्डिनेट का एक साथ बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि पार्टिकल उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसका वो कंपोनेंट क्या है? पॉजिटिव है उस टाइम। और अगर पार्टिकल का कोई भी कोऑर्डिनेट डिक्रीज करता है, मतलब पार्टिकल उसके निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसका वो कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या रहेगा? निगेटिव होगा। करेक्ट है ना? वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो यहाँ पे दिख भी रहा है। करेक्ट। अब उतना अगर नहीं रियलाइज करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपके पास क्या है? स्लोप देख लीजिएगा। क्या देख लेना है? स्लोप देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, स्लोप एट सी क्या है स्टूडेंट? निगेटिव है। इसका मतलब क्या था? dx बाई डी टी, मैथमेटिक्स। और इसका मतलब क्या था? वी एक्स एट सी, राइट। इसका मतलब है कि x वर्सेस t ग्राफ में जहाँ जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव रहेगा वहाँ पे वी एक्स पॉजिटिव रहेगा, जहाँ जहाँ पे स्लोप जीरो रहेगा वहाँ पे वी एक्स जीरो रहेगा, और जहाँ जहाँ पे स्लोप निगेटिव रहेगा वहाँ पे वी एक्स निगेटिव होगा। करेक्ट है ना? चलिए, यहाँ तक हो गया। जो भी मैथमेटिकल टूल को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ देखिए स्पेशली फॉर यू, वो मेरा मैथमेटिकल टूल में दो आपको प्लेलिस्ट मिला होगा। एक होगा मैथमेटिकल टूल बाय राकेश सर, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला ग्राफ जहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैक्स बहुत ही होने वाला है, उसको एज सुन एज कवर कर लीजिएगा। आप भी मैथमेटिकल टूल में एक प्लेलिस्ट होगा बाय राकेश सर, उसमें उस वीडियो को खोजिए, या मैं आपको बता दूंगा, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पैराबोला ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए सिखा रहा हूँ, वो यहाँ पे ज़्यादा यूज होगा। हो गया ना? देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जब एक क्लास स्टार्ट हुआ था, हम लोग, मैं खुद का टाइम का याद कर रहा हूँ, तो हम लोग से टीचर पूछे थे कि कर्व मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन है? बोलिए। इट इज कर्व मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन? आप बोलिए, आपको देख के क्या लगता है? यहाँ देखिए, अच्छा पहला बात तो समझ में आ गया, मतलब कोई लोग इस फेवर में है कि कर्व मोशन बोले हैं क्योंकि कर्व ग्राफ है, राइट। अब कोई लोग बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा बात, अगर आपके एक मिनट आपके प्रॉब्लम में सिर्फ एक्स वर्सेस टी का ही ग्राफ दिया हुआ है एग्जाम में, और बाई और जेड के बारे में बिल्कुल साइलेंट है, इसका मतलब बाई और जेड जीरो लेना है, खुद से कुछ मानना, वेरिएबल मानना है। नहीं दिया हुआ मतलब क्या है? कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब जीरो है। इसका मतलब एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब एक्स मोशन सिर्फ है, राइट। ऐसा नहीं कि बाई और जेड कहाँ है,
नहीं है तो अच्छी बात है, वन डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है भाई। ये एक्स का टाइम के साथ वैरी करने का तरीका है। क्या है? यहां देखिए, यहां पे x1, यहां पे x2, यहां पे x3, यहां पे x4, और आप पहले एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। मान लेते हैं कि मैं x1 से ही चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, t1, t2, t3, t4। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? x1 पे हैं, राइट। x1 से कहाँ तक गए? x2, और x2 पे जाने के बाद फिर वापस मुड़ रहे हैं, एग्री है ना? बट कौन सा लाइन पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स मोशन मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस। अब यहाँ से यहाँ गए, अब वापस मुड़कर फिर वापस कहाँ पे आए? x3, और उसके बाद वापस मुड़कर कहाँ तक गए? x4। तो जो भी गो एंड थ्रू हो रहा है वो इस एक्स एक्सिस पे हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि आप जू रोड 43 से गणेश गोरी से फिर कहाँ पे? जू, राइट। फिर गणेश गोरी, फिर वापस आकर जुनाली, ऐसे आप लोग उसी रोड पे आगे और पीछे हो रहे हैं। लेकिन उस आगे और पीछे होने में वो कैसे पोजीशन वैरी कर रहा है उसका ग्राफ है। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ लेटर सपोज पैराबोलिक रहा होगा, तो पैरा उस तरीके से एक्स का कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग भी वैरी कर सकता है या पैराबोलिक भी वैरी कर सकता है। तो एक्स को वैरी का टाइम, एक्स कोऑर्डिनेट को टाइम के साथ वैरी करने का तरीका दिखाया हुआ था। बट मोशन आपका कौन सा था? एक्स मोशन है ना। तो एक्स मोशन क्या कर्व रहेगा या एक्स एक्सिस पर रहेगा? एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल लाइन पे रहेगा। तो ऑब्वियसली वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशन है। एक कर्व मोशन था या स्ट्रेट लाइन मोशन था? एक कर्व था किसका? एक्स का वैरी करने का तरीका को बता रहा था टाइम के साथ, करेक्ट है ना। बट मोशन क्या था? एक्स मोशन था, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, इलेक्ट्रोलिनियर मोशन। एक कर्व देखकर शायद उसमें से कुछ लोग बोल रहे होंगे कर्व मोशन, ये तो एक्स का वैरी करने का तरीका। बट पार्टिकल मूव कहाँ इस पे कर रहा है? बोलना है भाई, एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, करेक्ट। हाँ, वन डी मोशन, मैंने एक मिनट, मैं वो नहीं बोला था। मेरा स्टेटमेंट ये था कि अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई पार्टिकल जा रहा है, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि 1D ही हो, वो 2D भी हो सकता है। मैंने ये बात बोला था। मैंने बोला था कि कोई रास्ता अगर ऐसे बना हुआ है और इस रास्ते पर अगर पार्टिकल जा रहा है तो इसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, राइट। ये मेरा स्टेटमेंट था। ये नहीं था कि 1D अगर मोशन है तो उसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब आज के बाद एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या कर्व ग्राफ हो, मोशन क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्योंकि पार्टिकल किस पे जाते रहेगा? एक्स एक्सिस के लाइन पे या उसके पैरेलल। उसका पैरेलल बोलने का सेंस ये रहता है कि मान लेते हैं कि ये है, या तो पार्टिकल एक्स एक्सिस पे कंप्लीटली एक्स एक्सिस पे ही जाए या एक्स एक्सिस के पैरेलल। कहाँ, किसके पैरेलल? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी अगर जाएंगे तो यहाँ पे बाई का कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या, या बाई का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा? तो एक्स एक्सिस पे या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पे अगर पार्टिकल का मोशन होता है, इसका मतलब वो कौन सा मोशन है? एक्स मोशन है, ठीक है। और ये जो कर्व दिखा दिए तो वो क्या था? एक्स का वैरी टाइम के साथ वैरी करने का तरीका था। बट कर्व का मतलब ये नहीं मानना है कि वो कर्व मोशन हो गया, करेक्ट है ना। चलिए दिखा दीजिए इसको, जैसे इसको यहाँ पे दिखाए हैं प्रूफ करने के लिए, वैसे आप दिखाइए।
सब लोग अभी से ही कैटलिस्ट का रेस्ट एंड मोशन काइनेटिक्स का असाइनमेंट कलेक्ट कर लेंगे। जैसे जैसे थ्योरी आगे बढ़ते रहेगा वैसे मैं टिक लगवाते रहूँगा, ट्राई करते रहना है। मेरे साथ बनाते चलिएगा, बनते चला जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा पार्टिकल का कहाँ कहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा, जरा बताइए तो। यहाँ पे जीरो हो रहेगा, क्यों जीरो रहेगा सर? स्लोप जीरो है, एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ स्लोप क्या देता है? जीरो नहीं, वी एक्स देता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो। यहाँ पे स्लोप क्या है? जीरो। यहाँ भी स्लोप क्या है? जीरो। यहाँ भी स्लोप क्या है? यहाँ भी स्लोप क्या है? जीरो। करेक्ट। इसका मतलब है कि ए बी सी डी एंड ई, स्लोप एट ए, स्लोप एट बी, स्लोप एट सी, लिख के जाइएगा, स्लोप एट डी एंड स्लोप एट ई। ये सब क्या था? डी एक्स बाई डी टी। अरे क्या था? वी एक्स। और सब जगह पे क्या था? जीरो। इसका मतलब एक्स वर्सेस टी के ग्राफ में जहाँ जहाँ पे स्लोप जीरो रहेगा वहाँ पे वी एक्स क्या होगा? जीरो रहेगा। करेक्ट है ना? आप में से कुछ लोग तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होंगे। मैथमेटिक्स तो बैकग्राउंड सबका है, आप लोग मैथमेटिक्स से अलग क्यों सोचते हैं? स्ट्रेट लाइन तो पक्का पढ़े होंगे 11th क्लास में। स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है? फार्मूला यही तो होता है, बाई टू माइनस बाई वन और डिवाइड बाई। इसके बिना कैसे कोऑर्डिनेट पढ़ लिए? यहाँ से चीज़ तो स्टार्ट होता है, एम इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन और डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। इन सब फार्मूला को अगर आपने इंजॉय नहीं किया मतलब महापाप किए हैं। बाई टू माइनस बाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस, एक मिनट। ये स्लोप किसी एक पॉइंट का स्लोप है बिटवीन टू गिवन पॉइंट, बट वहाँ पे मैथमेटिक्स के टीचर इसको एवरेज स्लोप नहीं बोलेंगे, बट हम लोग इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे? इज इट इंस्टेंटेनियस स्लोप या इट इज अ स्लोप बिटवीन टू गिवन पॉइंट? इट इज स्लोप बिटवीन टू गिवन। पक्का ना? यहाँ देखिए स्टूडेंट, एवरेज वी एक्स का फार्मूला क्या है? यस, एक्स टू माइनस एक्स वन और डिवाइड बाई टी टू माइनस टी वन। आप इस फार्मूला से कंपेयर करके बता सकते हैं? नहीं लगता है सिमिलर टू दिस फार्मूला, राइट? हाँ या ना, कुछ बोलते ही नहीं है। सिमिलर है तो भाई एक है क्या? एवरेज वी एक्स इज द स्लोप के टर्म में एवरेज वी एक्स क्या है? एवरेज स्लोप है बिटवीन व्हाट? टू पॉइंट। और पॉइंट क्या है? x1 और x2। वो पॉइंट क्या है? x1 t1 सॉरी t1 x1 t2 x2। कैसे बोलते हैं? x1 बाई 1 x2 बाई 2। वैसे ये दो पॉइंट के बीच का एवरेज स्लोप है। इज इट इंस्टेंटेनियस स्लोप या इट इज एवरेज स्लोप? एवरेज स्लोप में क्या करते हैं? दो पॉइंट के बीच का बात होता है, किसी एक खास पॉइंट का स्लोप होता है या इट इज द स्लोप बिटवीन टू गिवन पॉइंट। तो स्लोप वो टू गिवन पॉइंट क्या है? x1 एंड x2 है। करेक्ट? एक लाइन लिख लीजिए, नीट के ऑब्जेक्टिव में यही आ जाएगा। एवरेज वी एक्स इज द एवरेज स्लोप बिटवीन टू गिवन पॉइंट। एवरेज वी एक्स स्लोप के टर्म में क्या है? एवरेज वी एक्स इज द एवरेज स्लोप बिटवीन टू गिवन पॉइंट। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए एक्स वर्सेस टी है और यहाँ पे है x1 और यहाँ पे है x2। और मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है। क्या करेंगे स्टूडेंट? सर दोनों के लाइन को जोड़ दीजिए। करेक्ट है ना? ये जहाँ भी कट करेगा वो बाद में देखेंगे। आज जो थीटा रहेगा टेन थीटा, ये क्या रहेगा मेरा?
एवरेज स्लोप, और ये एक्चुअली रहेगा क्या, इसका मतलब एवरेज स्लोप के लिए दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ऐड कर देना है, राइट, याद रहेगा। और ए वैल्यू हो जाएगा क्या, जो भी रहेगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। यहाँ देखिए, लेट अस सपोज x वर्सेस t का ग्राफ ऐसा है, करेक्ट। अब मुझे चाहिए एवरेज स्लोप बिटवीन a एंड b, तो क्या करना है, और उसको मैंने बोला ग्राफ से रिप्रेजेंट कीजिए, यही रहेगा ना स्टूडेंट, करेक्ट। लेकिन तो ये जो लाइन है वो एक्चुअल में इस लाइन का स्लोप ऑफ दिस लाइन, राइट, स्लोप ऑफ दिस लाइन वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, दिखाइए इसे। बट अगर मुझे सिर्फ चाहिए स्लोप एट b, ये तो स्लोप क्या है, स्लोप बिटवीन a एंड b, बिटवीन व्हाट, a एंड b, बट मुझे स्लोप चाहिए, अब मुझे चाहिए ओनली vx एट b, ओनली क्या, vx एट b, मतलब स्लोप एट b, तब ये लाइन रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि वेलोसिटी एट b और एवरेज स्लोप बिटवीन a एंड b इज इट कंपल्सरी इक्वल हो जाए। मेरा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी एट b और एंड वेलोसिटी बिटवीन a एंड b दोनों सेम सेंस या अलग अलग सेंस, ए लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन का स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, vx एट b ओनली, राइट। और ए लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, vx बिटवीन a एंड b। अब मेरा आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस a वैल्यू और a वैल्यू इक्वल कब हो जाता, मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको, नहीं भाई, मेरा क्वेश्चन है कि a वैल्यू और a वैल्यू इक्वल कब होता, बोले सर दोनों का जब स्लोप इक्वल हो जाता, दोनों का स्लोप जब तभी तो इक्वल होगा, और दोनों का स्लोप इक्वल कब होता, जब दोनों स्ट्रेट लाइन कॉन्साइड का जाता। इसका मतलब अगर एवरेज स्लोप का लाइन, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट में डिराइव किया हूँ HC वर्मा के 2 क्वेश्चन से और रेडियो का 1 क्वेश्चन से। इसका मतलब क्वेश्चन एक पूछा HCB में, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 11 एंड 12। इसका मतलब क्वेश्चन में आपसे समटाइम्स ये पूछा जाएगा कि किस पॉइंट पे का इंस्टेंटेनियस Vx becomes equal to average Vx, right? if particular starting from point A, अगर किसी पॉइंट से पार्टिकुलर स्टार्ट हुआ, अपना सफ़र स्टार्ट कर रहा है, तो किस पॉइंट पे जाकर एवरेज Vx और उस पॉइंट पे जहाँ पे पहुँच रहा है उसका इंस्टेंटेनियस Vx इक्वल हो जाएगा। तो जिस टाइम पे मेरा एवरेज स्लोप का लाइन किसके बराबर हो जाए, इंस्टेंटेनियस स्लोप के टेंजेंट के साथ कॉन्साइड करे, राइट। ए और ए आपस में अगर कॉन्साइड कर जाएगा तो दोनों का स्लोप डिफरेंट रहेगा या सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे ए और ए इक्वल रहेगा वहाँ पे उस दो इंटरवल के बीच का एवरेज Vx और उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस डिफरेंट है या सेम है। एक लाइन का कॉन्सेप्ट हुआ कि व्हेन एवरेज स्लोप बिकम्स इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्लोप, देन एवरेज Vx बिकम्स इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंटेनियस Vx। तो सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आपको मैंने बोला कि इसका स्लोप और इसका स्लोप कब इक्वल होगा, आप लोग खुद बोले कि जब दोनों कॉन्साइड कर जाएगा लाइन, दोनों टेंजेंट क्या होगा, कॉन्साइड। जब तक कॉन्साइड नहीं करेगा तब तक क्या स्लोप इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स को थोड़ा सा फिजिक्स में मिला देंगे तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए एक लाइन, when slope of average Vx becomes equal to slope of instantaneous Vx, when
ऐसे मैं सिर्फ सेंटेंस बनाऊं, व्हेन एवरेज स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी becomes equal to instantaneous slope of x versus t becomes equal to instantaneous slope of x versus t, then average Vx becomes equal to instantaneous Vx. Then average Vx becomes equal to instantaneous Vx. अभी आज क्लास में कोई भी इक्वेशन डेवलप नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ग्राफ को एनालाइज कर रहे हैं कि हाउ टू एनालाइज द ग्राफ। ठीक है, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। इफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ध्यान सुनिएगा, इफ पार्टिकल, मेरा क्वेश्चन है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया है, ओरिजिन से स्टार्ट किया है। और तब आपको टास्क दिया जा रहा है कि आप मुझे एक ऐसा टाइम बताइए जिस टाइम पे जाकर एवरेज वी एक्स और उस टाइम का इंस्टेंटेनियस वी एक्स इक्वल हो जाए। इफ़ एवरेज वी एक्स मेजर फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो, मतलब टी इक्वल टू जीरो, और वो टाइम जिस टाइम पे उसका इंस्टेंटेनियस वी एक्स और एवरेज वी एक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पहुँचा, तो उसका एवरेज वी एक्स का लाइन तो ये रहेगा, है ना। बट इस पॉइंट पे ए लाइन और इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वी एक्स, तो टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, क्या इक्वल हुआ, नहीं हुआ। आप ट्राई करते रहिए, तब थोड़ा आगे जाइएगा, क्योंकि आपको इसी ग्राफ पे आगे पहुंचना है। क्या यहाँ पे इक्वल हो पाएगा, कहाँ पे इक्वल होगा, गेस कीजिए तो। ऐसे जाते रहेंगे ना भाई, एंड वी आर वेटिंग फॉर व्हाट, कि ये लाइन मेरा ओरिजिन से जो कर रहे हैं वो बिकम्स टेंजेंट, क्या हो जाए, ओके। करेक्ट सर, मंजिल मिल गई। नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये बिटवीन ओ एंड ए, अगर एवरेज स्लोप का लाइन पूछेंगे तो बोलेगा ए, और ए पे इंस्टेंटेनियस स्लोप का लाइन पूछेंगे सेम, तो दोनों डिफरेंट रहा या सेम रहा, सेम रहा। इस क्वेश्चन पे इरोडब का क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा और एससीबी का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बनेगा, और नीट वाले सुनकर छोड़ दीजिए। बस अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो बना लेना है। बट मेरा एक टास्क यहाँ पे था, जैसे आप एज ए टीचर मैं क्लास लेके चल रहा हूँ तो हर जोन को चीज़ों को कवर करूँगा, बट टफ था या आसान था, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ा मैथमेटिक्स का, करेक्ट। बट नहीं लगता कि चीज़ों को तोड़कर पढ़ने का रिक्वायरमेंट है। ये फार्मूला भाई इंडिया में सब स्टूडेंट पढ़ रहा होगा, बट इस फार्मूला पे रुकने का रिक्वायरमेंट था। मतलब जनरली क्या होता है कि हम लोग इसको ठीक है लिखते आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाया 2 मिनट का कि इसको एवरेज स्लोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एवरेज स्लोप। और डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और स्लोप दिखाने के लिए एक लाइन खींचते हैं, चाहे एवरेज स्लोप का लाइन एवरेज स्लोप हो तो उसका लिए भी लाइन बनेगा, 2 पॉइंट को मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से, या इंस्टेंटेनियस वी एक्स को भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर जाए तो वहाँ पे दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या इस केस में बोल सकते हैं वी एक्स बिटवीन ओ एंड ए और वी एक्स एट ए डिफरेंट है या सेम है, सेम है। इसका मतलब एक खास टाइम है t इक्वल टू टी नॉट, जहाँ पे जाकर जब पार्टिकल अपना सफ़र ओरिजिन से स्टार्ट किया, एवरेज वी एक्स के लिए कोई एक इनिशियल टाइम रखना पड़ेगा, टाइम इंटरवल होता है। एवरेज जब भी करेंगे तो एक टाइम इंटरवल रहेगा किसी खास टाइम का, या बिटवीन टू टाइम, 2 टाइम के बीच का बात होता है। तो जब यहाँ से ऐसा क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे, करेक्ट। तो इस टाइम पे यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ पे जाकर ओ और ए के बीच का एवरेज स्लोप और ए पे इंस्टेंटेनियस स्लोप दोनों इक्वल हो गया है। और एक्स वर्सेस टी का स्लोप क्या देता है, वी एक्स, चाहे एवरेज या इंस्टेंटेनियस। ये देखिए, तो दिस इज द टाइम। ये एक एग्जाम्पल था, प्रॉब्लम था, ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं था। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ग्राफिकल तो बन जाएगा एवरीवन।
चलिए देखिए ये मैं HCB से इन्फ्लुएंस होकर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन में ऐसा फ्रेम किया गया है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तब पूछा गया है कि किस टाइम पे पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन ना, तो नहीं था कि यहाँ पे जाकर ड्रॉ करते रहेंगे लाइन, और यहाँ पे जाके यहाँ से इस पॉइंट के बीच का जो एवरेज लाइन रहेगा, एवरेज स्लोप का लाइन, और यहाँ पे टेंजेंट, दोनों डिफरेंट रहेगा या सेम हो जाएगा? सेम ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टाइम रहेगा वो टाइम ही पूछा गया था, उसमें टाइम का आंसर था 12 सेकेंड। जो क्वेश्चन था उसमें टाइम का आंसर क्या था? 12 सेकेंड। लेकिन थीम तो यही था, तो आपको नहीं था कि ये एक्चुअली ईरोडॉप का थीम था, उन्होंने यहाँ से थोड़ा कॉपी किया, अलग फ्रेम किया। तो मेन लेकिन उसमें की पॉइंट क्या था? स्लोप का कॉन्सेप्ट था। जहाँ पे एवरेज स्लोप का लाइन और इंस्टेंटेनियस स्लोप का लाइन कॉन्साइड कर जाएगा, वहाँ पे दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। करेक्ट? इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे बेस्ट नज़र आएगा, उसमें ग्राफ में और भी थोड़ा ऐसे किया गया था ताकि एक यही पॉइंट एक मिले। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन जहाँ जहाँ पे आपको दिखता है वो रहेगा पॉइंट, हटाइए से। अब इस क्वेश्चन में आपको तो ग्राफिकल क्वेश्चन रहेगा तो फ्री में मार्क्स है, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए फिर से एवरेज VX पे आ रहा हूँ। फार्मूला एक बार बोलिए तो स्टूडेंट, बोलिए। x2 माइनस x1 और डिवाइड बाई t2 माइनस t1। करेक्ट? इसको क्या ऐसे बोल सकते हैं? फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट और डिवाइड बाई t2 माइनस t1। इफ एवरेज VX इज 0, अगर एवरेज VX 0 मतलब एक क्वांटिटी 0 है ना, लिखिए लिखिए t2 माइनस t1 इक्वल टू 0। इम्प्लाई कोई भी इवेंट हो रहा है तो टाइम तो खर्च होगा, तो एक टाइम तो 0 रहेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं XF माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या 0 बोल सकते हैं? मतलब यहाँ से क्या सीखे, ये भी बहुत बड़ा बात है। अगर आप जिस पॉइंट से, जिस x का कोऑर्डिनेट से स्टार्ट किए हैं, राइट, और जहाँ जहाँ पे इनिशियल x और फाइनल x इक्वल होते रहेगा, उस टाइम गैप के बीच में ऑल द टाइम एवरेज VX मस्ट बी इक्वल टू 0। ये किसका कंडीशन है? अगर इनिशियल कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट और फाइनल x का कोऑर्डिनेट जिस जिस पॉइंट पे, जिस जिस टाइम पे इक्वल होते रहेगा, उस टाइम के बीच में एवरेज VX डैम श्योर इक्वल टू व्हाट? 0। ये तो होना भी चाहिए ना, ए और ए इक्वल हो गया, ए और ए अगर इक्वल हो जाएगा तो पूरा टाइम क्या रहेगा? 0 रहेगा। लिख लीजिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट? यहाँ देखिएगा, दिस इज द कंडीशन फॉर दिस एवरेज VX 0 होने का। लिख लीजिए। ये लिखना है, हो गया? आपको बताना है कि पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम x1, पार्टिकल अपना सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया? अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, कौन कौन से टाइम पे के बीच में, और टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कहाँ कहाँ पे जाकर एवरेज VX 0 होते जाएगा। यहाँ पे अगर आता है पार्टिकल, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सर एक काम कीजिए, एक लाइन खींच दीजिए, राइट,
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, अगर इसको ए बोलते हैं तो इसे बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं। एवरेज वी एक्स बिटवीन ए एंड बी क्या रहेगा? है ना? या एवरेज वी एक्स बिटवीन ए एंड सी, बोलते रहिए। एवरेज वी एक्स बिटवीन ए एंड डी, एवरेज वी एक्स बिटवीन ए एंड ई, एवरेज वी एक्स बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में भी निकालेंगे तो बी और सी का एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है या सेम है? तो जिस दो पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट अगर इक्वल हो गया, क्या हो गया? तो ऑब्वियसली उसका न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। तो एवरेज बी एक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। और ऐसे भी जीरो होना चाहिए। आपको नहीं था कि ए लाइन इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो गया? अब किसी भी ग्राफ का कोई भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। जैसे समझना है वैसे समझ लीजिए। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है नीट में। नीट में कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, राइट? 1 मिनट में, 1 मिनट भी कहाँ है, 50 सेकंड ना। देखिए बहुत बारीक लाइन है जानने नहीं जानने के बीच में। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो वो चीज़ आपके लिए टफ हो गया, और जान गए तो आसान हो गया। इसको हटाएं। मैंने अब ए से बी के बीच में कर दिया। अब आपकी मर्जी है, यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में कर्व का किसी भी दो पॉइंट, ये सिर्फ इसके लिए नहीं था। मान लेते हैं कि यहाँ से ही सफ़र स्टार्ट करता कोई, इफ एनी पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, अतः पूछते कहाँ पर जाकर फर्स्ट टाइम एवरेज भी जीरो हो जाएगा? यहाँ पे जाकर, करेक्ट। जहाँ पे एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाए? क्या बोले भाई? यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से इस लाइन पे, ये लाइन जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट, इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज भी जीरो रहेगा। एग्री? मैं बोलूँगा डी और ई के बीच में जीरो नहीं रहेगा। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट और ई का एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट है या सेम है? सेम है। ये मेरा स्टेटमेंट है, राइट। इस वक्त कॉन्सेप्ट ये हुआ, इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट बिटवीन टू गिवन पॉइंट। इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट अगर इक्वल हो गया तो उस दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज वी एक्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा। करेक्ट है ना? मैकेनिक्स बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा, खासकर मेडिकल वाले बच्चे, आपको इंटरेस्ट सच में आ जाएगा अगर आप थोड़ा भी मेरे अकॉर्डिंग चले तो, और अपना कुछ डिसीजन लेते रहे तब तो नहीं हो पाएगा। ये जो आपको टफ लग रहा है, और मेरे माइंड में भी आपके लिए एक प्लानिंग है कि कौन कौन सा सेक्शन में आपको लास्ट में बोलूँगा कि हाँ इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। दैट्स वाई कि 25 क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन आपको लोग के साथ एक प्रॉब्लम ये देखता हूँ कि स्पीड बहुत स्लो है। मतलब कैलकुलेशन करने के टाइम पे आप एक दूसरे को देखना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे कैलकुलेशन करने का टाइम आता है, कहानी के सुनने के टाइम पे बहुत चेहरे पे चार्मिंग रहता है, तो सर पढ़ा रहे हैं ठीक है, मेरा एकदम स्ट्रेस नहीं है। खुद का जब टाइम आएगा तो उस टाइम पे ज़्यादा एफर्ट लगाना है, जहाँ पे खुद कैलकुलेट करना है। बने या नहीं बने, स्पीड मेंटेन कीजिए। मतलब एक होता है ना डिफेंसिव मोड, धीरे धीरे लाहे लाहे बना रहे हैं, वैसा काम नहीं चलेगा। अब ज़माना आ गया, खास करके वो समझते हैं 180 क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आसान है, कंपटीशन टफ है। कंपटीशन टफ होने का मतलब क्वेश्चन टफ होना नहीं होता है। कंपटीशन टफ होने का मतलब आपका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा मतलब टफ है। आप बोल रहे हैं सर क्वेश्चन तो आसान था, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सर बात तो ठीक ठाक है भाई, 360 में 300 क्यों नहीं आ रहा है? मतलब ठीक ठाक नहीं है। आप अपने आप को एक ड्रीम वर्ल्ड में लेके चल रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो ना हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ठीक है तैयारी कर लेंगे, अच्छा कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कल आएगा तो फिर कल, तो कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए कुछ इसको आज से ही स्टार्ट करना होता है। नहीं, ये सब जितना भी चीज़ आपके मन में चलता है उस हर स्टूडेंट के मन में चलता है। तो हम लोग भी ये फील किए हुए हैं, बहुत क्लोजली फील किए हुए हैं रूटीन बनाने का। मैं भी कम से कम तो 10 बार रूटीन बनाया होगा। और देखते हैं फर्स्ट टाइम जब रूटीन बनाते हैं 1-1 मिनट का हिसाब रख लेते हैं, 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं। लेकिन रूटीन बनाना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए। समटाइम्स
नहीं लगता कि पढ़ते पढ़ते टेबल बहुत गंदा हो गया? समटाइम्स टेबल साफ करने से मन अच्छा लगता है पढ़ने का, या कभी कभी पढ़ने का थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज करने से। मतलब हम लोग ये काम करते रहते थे, कभी टेबल को ऐसा कर दिया, टेबल कभी ऐसे कर दिए, लेकिन बहुत कंफर्टेबल जोन रखना है समटाइम्स। देखिए, हालांकि इसको यहाँ पे रिकॉर्ड होने का कोई मतलब नहीं है, दिस इज़ नॉट द फिजिक्स कॉन्सेप्ट।